In this lecture, we'll discuss about the areas under the normal curve. For example, if an event occurs according to the normal curve, so in that case, how will you find the probability when x is greater than x1 and x is less than x2? अब यहाँ देखें एक ग्राफ आपको शोन है इधर नीचे और उसमें एक नॉर्मल कर्व शोन है. अब आपका इवेंट जो है वो फॉलो करता है नॉर्मल कर्व और आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है x1 और x2 के दरमियान के जो इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है अक्यूरेंस की. तो उसके लिए हम अब चूंकि ये नॉर्मल कर्व है तो फॉर्मूला हम नॉर्मल कर्व को ही अप्लाई करेंगे और साथ में जब इंटीग्रेट करेंगे इसको तो जो लिमिट्स होंगी वो x1 और x2 अप्लाई करेंगे. तो अप्लाइंग द फॉर्मूला 1/2 पाई इंटू सिग्मा ये हमने बाहर निकाल दिया और जो x की टर्म जो है उसको हमने इंटीग्रेट करेंगे हम उसको और लिमिट्स अप्लाई करेंगे x1 एंड x2. अब जो आंसर आएगा आपके पास वो एक्चुअली क्या होगी, प्रोबेबिलिटी होगी. प्रोबेबिलिटी किसकी, व्हेन x इज ग्रेटर देन x1 एंड इज लेस देन x2. ठीक है, यानी कि एरिया ऑफ द शेडेड रीजन आ जाएगा. अब ये जो एरिया है ये एक्चुअली प्रोबेबिलिटी है जो कि आपको फाइंड आउट करनी है. तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपको प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करनी होंगी तो उसके लिए आपको इंटीग्रेशन करनी होगी बिकॉज आपको फाइंड आउट करना होगा एरिया अंडर द कर्व. मगर इस केस में अब देखें यहाँ बहुत मुश्किल होगा. एक तो ये वैसी कॉम्प्लेक्स टर्म है, इसको इंटीग्रेट करना एक्सपोनेंशियल टर्म है तो उसकी इंटीग्रेशन एक तो प्रॉब्लम है. और दूसरी बात यह है कि हम अगर इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें या स्टैंडर्डाइज, अगर हम स्टैंडर्डाइज इस सेंस में कि हम डिफरेंट कर्व्स जो हैं उनके रिस्पेक्टिव मीन्स और स्टैंडर्ड डेविएशंस डिफरेंट सेट्स की अगर हम फाइंड आउट करके एक टेबल भी बनाने की कोशिश करें तो हम कितने मीन्स और कितने स्टैंडर्ड डेविएशंस लेंगे कि हम एक टेबल फॉर्म कर सकें. तो उसके लिए हम करते ये हैं कि इतना बड़ा फॉर्मूला ये आपको सामने जो शोन है इक्वेशन की फॉर्म में, इतने बड़े को हम इंटीग्रेट या सॉल्व करने के बजाय हम स्टैंडर्डाइज कर देते हैं. नॉर्मल कर्व्स को हम स्टैंडर्डाइज करते हैं और उस वजह से हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है कि हम किस तरह से सॉल्व करें किसी भी प्रोबेबिलिटी. अब ये देखें यहाँ भी प्रोबेबिलिटी ऑफ x व्हेन x इज ग्रेटर देन x1 एंड इज लेस देन x2 और अभी डिफरेंट कर्व्स हैं. अब देखें ये एक कर्व है a, कर्व a जो ब्लैक कलर में है और कर्व b जो ब्लू कलर में है. अब इस केस में देखें अगर आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है फ्रॉम x1 टू x2 तो जो a कर्व की जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो सिर्फ इतनी है. ये जो इतना छोटा सा पार्ट है ये वाला पार्ट जो कर्व a और अबव द x एक्सिस लाए जो पोर्शन कर रहा है x1 टू x2. और अगर हम कर्व b की बात करें तो उसमें जो प्रोबेबिलिटी होगी x1 टू x2. अब ये देखें ये जो एरिया आ रहा है वो अच्छा बड़ा एरिया आ रहा है जो कि ब्लू से कलर्ड हुआ हुआ है. ये सारा जो कर्व b से नीचे है और x एक्सिस से अबव है ये पूरा एरिया जो है ये सारा. तो अब देखें डिस्टेंस वही है और रेंज वही है, x1 से x2 तक की रेंज है. मगर चूंकि डिफरेंट कर्व्स हैं और दोनों नॉर्मल कर्व्स हैं, मगर डिफरेंट कर्व्स हैं क्यों, क्योंकि इनके मीन्स डिफरेंट हैं और इनके स्टैंडर्ड डेविएशंस डिफरेंट हैं. तो इस वजह से जो इनका एरिया आएगा यानी कि जो प्रोबेबिलिटी होगी वेयर x इज ग्रेटर देन x1 एंड इज लेस देन x2 तो वो डिफरेंट होगी जाहिर है दोनों कर्व्स के लिए. तो इसलिए बेहतर है कि हम इन दोनों कर्व्स को एक स्टैंडर्ड की फॉर्म में लेकर आ जाएं ताकि हमारे लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना आसान रहे. वो हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में. अच्छा, दिस इज स्टैंडर्डाइजेशन कि हम स्टैंडर्डाइज क्यों करते हैं और कैसे करते हैं. अब ये देखें ये आपके पास एक नॉर्मल कर्व है जिसका मीन जो है वो 1010 है और स्टैंडर्ड डेविएशन कोई नॉन जीरो वैल्यू है. अब इसका फॉर्मूला और यानी कि जब हम इसमें नॉर्मल कर्व का जो अप्लाई करेंगे फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए एरिया अंडर द कर्व तो वो जाहिर है बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा था. तो उसको सॉल्व करना दैट्स नॉट एन ईजी टास्क. तो उसके लिए हम काम ये करते हैं कि हम स्टैंडर्डाइज करते हैं. अब यानी इस वक्त जो आपके पास नॉर्मल कर्व है ये ग्रीन कलर में, ये इसका मीन क्या है 1010. तो हम जब स्टैंडर्डाइज कर रहे होते हैं तो उस वक्त हम इस कर्व को उठाकर अबव द ओरिजिन यानी कि अपॉन द ओरिजिन एंड ओरिजिन पे हम प्लेस कर देते हैं उसको. तो उसका होता ये है कि मीन जो है वो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन हो जाएगा 0 और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उसकी वैल्यू होती है 1. तो ये आप याद रखें कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का हमेशा मीन जो है वो 0 होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होती है यानी कि वेरिएंस भी 1 है बिकॉज वेरिएंस का स्क्वायर रूट दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन. तो अब हम उसके हिसाब से फिर सारी वैल्यूज को अपने इस नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसके हिसाब से हम कन्वर्ट कर लेते हैं.
फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको समझाती हूँ। जैसे आपको अगर फॉर एग्जाम्पल एरिया अंडर द कर्व निकालना है इस डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से फ्रॉम 990 टू 1030, आपको इन दोनों लिमिट्स के बीच का यानी कि ये वाला एरिया का आपको एरिया फाइंड आउट करना है इस प्लेस का। अब जो वैल्यूज हैं 990 एंड 1030, ये वैल्यूज तो एक्स एक्सिस पे लाई कर रही होंगी इस कर्व के लिए, मगर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ये वाली वैल्यूज तो कहीं नहीं है, ये बहुत आगे जाके आ रही होंगी। यहाँ जब एक्स एक्सिस जब हम आगे लेकर जाएंगे तब तक तो ये कर्व यहाँ खत्म हो चुका है। तो उसके लिए हम करते हैं कि 990 को भी हम कन्वर्ट करेंगे कि 990 की जो वैल्यू है वो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या वैल्यू बनेगी, यूजिंग अ फॉर्मूला जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। इसी तरह से 1030 को भी हम कन्वर्ट करेंगे उस वैल्यू में जो इस नॉर्मल कर्व के हिसाब से होगी। फिर हम उन लिमिट्स पे अप्लाई करेंगे, हम फॉर्मूला इंटीग्रेट करेंगे या जो भी टेबल से हम वैल्यूज देखेंगे और हमको एरिया अंडर द कर्व हमको मिल जाएगा जो कि एग्जैक्टली। अच्छा अब ये देखें स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ भी आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई है किस तरह से मीन को जब हम जीरो रख लेते हैं तो फिर क्या उसकी बनती है डिफरेंट वैल्यूज। Whenever x assumes a value x, the corresponding value of z is given by z is equal to x minus mu upon sigma. Therefore, if x falls between the values x is equal to x1 and x is equal to x2, the random variable z will fall between the corresponding values z1 that is equal to x1 minus mu upon sigma और z2 क्या हो जाएगा x2 minus mu upon sigma। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला था 1/2 पाई सिग्मा, ये हो जाएगा x1 और फिर 1/2 पाई सिग्मा, उसको इंटीग्रेट करेंगे फिर हम आगे x1 टू x2 और ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे e टू द पावर माइनस 1/2 सिग्मा स्क्वायर इंटू x माइनस म्यू होल स्क्वायर dx। अब क्या हुआ कि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो तो होगा 1, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है 1। जब हम अज्यूम करते हैं, जब हम स्टैंडर्डाइज करते हैं तो एक्चुअली मीन को हम रख देते हैं 0 और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है सिग्मा वो हम रख देते हैं 1। तो अब फॉर्मूला हमारे पास सिंप्लीफाई हो जाएगा और इस सिग्मा के बजाय हम 1 यहाँ अज्यूम करेंगे और जो मीन है वो 0 हो गया। अब आप देखें फॉर्मूला काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई हो गया, इसमें x की बजाय हम उसको z सपोज कर लेंगे बिकॉज हम यहाँ एक्चुअली z को लाना चाह रहे हैं और x को हटाना चाह रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि नॉर्मल जो कर्व था, जो हमारा ओरिजिनल कर्व था, उसमें x आएगा, मगर जो हम स्टैंडर्डाइज्ड कर्व होगा हमारा नॉर्मल कर्व जिसमें हम मीन 0 रख रहे होंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 रख रहे होंगे, उसमें जो लिमिट्स हैं ज़ाहिर है वो चेंज हो जाएंगी। नॉर्मल कर्व में अगर लिमिट्स x1 और x2 थी तो जो हमारा स्टैंडर्ड कर्व होगा उसमें जो लिमिट्स हैं वो z1 और z2 हो जाएंगी। अब जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो अभी क्या बन जाएगा, बजाय x1 x2 के हमारे पास z1 z2 आ जाएगा और ये z1 z2 कहाँ से आएगा? ऊपर वाले फॉर्मूले से, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है, जो स्टैंडर्डाइजेशन का जो फॉर्मूला है। और उसके बाद अब हम प्रोबेबिलिटी एक्चुअली फाइंड आउट कर रहे होंगे, प्रोबेबिलिटी व्हेन z इज ग्रेटर देन z1 एंड इज लेस देन z2 इन द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम इस डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं जो कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, अब हम ओरिजिनल कर्व की बात नहीं कर रहे। तो हमारे पास जो एक्चुअली प्रोबेबिलिटी आएगी, यानी कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी, प्रोबेबिलिटी व्हेन z इज ग्रेटर देन z1 एंड इज लेस देन z2, वो इक्वल होगी प्रोबेबिलिटी व्हेन x is greater than x1 and is less than x2 according to the original normal curve, जो कि आपका क्वेश्चन का कर्व होगा, where z is seen to be a normal random variable with mean 0 and variance 1। ये जो ऊपर हमने सारी कैलकुलेशन की है, तो इसमें ये एक्चुअली हम किसके लिए कर रहे हैं? जब हम स्टैंडर्डाइज कर रहे होते हैं अपने नॉर्मल कर्व को स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व तक, और मीन क्या होता है स्टैंडर्ड का? वो 0 होता है और वेरिएंस 1 होता है। तो जिस तरह से हमारे पास नॉर्मल कर्व जो हमारा ओरिजिनल कर्व था उसकी हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन जो भी अलग वैल्यू थी और मीन की भी अलग वैल्यू थी, तो उसमें ये x एक रैंडम वेरिएबल था। इसी तरह से ये जो हमारा स्टैंडर्ड कर्व है इसमें z एक रैंडम वेरिएबल है और इसकी वेरिएंस जो है यानी कि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन वो 1 है या वेरिएंस भी 1 है और जो मीन है दैट इज 0। So a distribution of a normal random variable with mean 0 and variance 1 is called a standard normal distribution.